अमित, आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। अगर आपके पास चॉइस हो कि एक तरफ बहुत सारा पैसा और दूसरी तरफ दिमाग, तो आप क्या चुनेंगे? बहुत सारा पैसा। आप? मैं तो दिमाग चुनती। जाहिर है, जो जिसके पास नहीं होता वो वही चुनता है। चलिए, मेंटल सेहत के लिए मुस्कुराहटें बहुत ज़रूरी हैं और जानना ज़रूरी है कि आखिरकार क्या वो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हमारी दिमागी सेहत ठीक रहे। इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर रमनदीप का। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पी शरद चंद्रा। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स। डॉक्टर शरद, आप अपने साथ ब्रेन का मॉडल भी लाए हैं और मेरी पहली जिज्ञासा यही है कि हम अगर मानव ब्रेन की बात करें तो वो बाकी लाइफ फॉर्म से कैसे अलग है, कैसे ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ है, कैसे समझे हम ब्रेन एनाटॉमी को? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, ये नहीं कि अभी अब बंद हो गया है। और जैसे इवॉल्व होता है, सबसे प्रिमिटिव ब्रेन जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, वो सबसे डीप स्ट्रक्चर्स में रूटेड है। तो बहुत सारे लेयर्स हैं ब्रेन के इवोल्यूशनरी वाइज, बट अगर आप देखें तो 3 खास लेयर्स हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम जिसको हम आर्की सेरिब्रम बोलते हैं, जो सबसे प्रिमिटिव ब्रेन है, जो हम देख सकते हैं सांप में देख सकते हैं, रेप्टाइल्स में देख सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली इनमें रेप्टाइलियन ब्रेन जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, ये ज़्यादा डोमिनेंट है। लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं। लिजर्ड ब्रेन भी बोल सकते हैं। Then we have something called as a monkey brain or mesocerebrum, which is some kind of an intermediate brain, मतलब लिम्बिक सिस्टम और नियोसेरेब्रम के बीच में। तो ये देख सकते हैं अंदर लिम्बिक सिस्टम है, अच्छा, बीच में एक मंकी ब्रेन करके बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा। और राइट ऑन द सरफेस जिसको हम बोलते हैं दैट इज द नियोकॉर्टेक्स या न्यू ब्रेन, ओके, विच इज मोर लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, विच इज वेरी केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। ये सब कुछ है। और ह्यूमंस में अगर देखें तो ये हमारा ब्रेन है, जो एनाटॉमी देखेंगे तो ये स्कल है। तो खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन इस तरह बैठता है। इसके चारों ओर फ्लूइड होती हुई जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके वजह से ये जो वेट है ब्रेन का 4.5 kgs, हाँ, ये इसके अंदर तैरता है ताकि वी डोंट फील द वेट। सो ब्रेन इज एक्चुअली फ्लोटिंग इनसाइड आवर स्कल। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमंस जो इवोल्यूशनरी वाइज आपने देखा है, देयर इज अ वेरी वेल डेवलप्ड फ्रंटल लोब्स, जो ब्रेन का आगे के हिस्सा ये नियोकॉर्टेक्स है जी। नियोकॉर्टेक्स जितना भी सरफेस आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ नियोकॉर्टेक्स है। लेकिन पर्टिकुलरली ह्यूमंस में जो आगे के हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब्स, ये बहुत अच्छी तरह डेवलप हुआ है। सो फ्रंटल लोब से हमें सोशल कैपेबिलिटीज मिलती है, हमें सोशल इनिबिशन मिलती है, हमें हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मिलती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी स्टोरेज होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क्स हैं जो फ्रंटल लोब में होते हैं। एक सवाल मेरे जहन में फिर ये आता है डॉक्टर रमन, कि जब एक नवजात शिशु पैदा होता है और हम देखते हैं ग्रोथ होती है तो ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, क्या ब्रेन फिर बड़ों में भी डेवलप होता है, ताउम्र उसकी ग्रोथ होती है? हाँ, इस बारे में ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एरिया है। नवजात शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है, पहले साल में एक रैपिड डेवलपमेंट रहती है उसके ब्रेन की, और फिर एक टाइम पे माना जाता था कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं टीनेज ईयर्स में आके रुक जाती है, और बड़ा होने के बाद जो ब्रेन के अंदर लगभग स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है। पर अभी पिछले कुछ दशकों की जो रिसर्च है उसमें ऐसा देखा गया कि ये सच नहीं है। आफ्टर ऑल, ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन में, एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंस गेन करने में, और ना सिर्फ गेन करने में, उनको एनकोड करके अपनी स्ट्रक्चर बदलने में, अडेप्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है। तो ये टीनेज ईयर्स में बंद नहीं होती है इसकी ग्रोथ। मोटे मोटे तौर पे जो ग्रॉस डेवलपमेंट है वो 25 साल तक चलती है। खास तौर से ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सामने का जो हिस्सा है, ये करीब करीब 25 साल तक मैच्योर होता है। हैविंग सेड दैट, बहुत ही एक लेटेस्ट जो रिसर्च कुछ सालों में आई है कि जो अडल्ट न्यूरोजेनेसिस भी पाया गया है। इसका मतलब ब्रेन के कुछ हिस्सों में नए न्यूरॉन्स, स्पेशली हिपोकैम्पस में, हिपोकैम्पस के एक खास पार्ट में, और एक लाइनिंग जो वेंट्रिकल, सब वेंट्रिकुलर जोन में, एक दो हिस्सों में नए सेल ताउम्र बनते रहते हैं। तो यानी कि जो ब्रेन है एक तरीके से वो ग्रो करता ही रहता है जब तक हमारी एज बढ़ती है, और बेहद ज़रूरी है कि हम उसके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम काम करें, हम उस पर ध्यान दें। तो डॉक्टर, जब हम बात कर रहे हैं हेल्दी ब्रेन की, तो हम कैसे समझें हमारा ब्रेन हेल्दी है कि नहीं? देखिए, अब तक हम अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी डिफेंसिव रहे हैं,
इसका मतलब हम सोचते हैं कि हेल्दी वो चीज़ है, हेल्थ स्टेट वो चीज़ है जहाँ पे हमें कोई बीमारी ना हो। तो हम अगर देखें, हम या तो न्यूट्रल में मेंटेन करते हैं या देखते हैं कि नेगेटिव में ना जाए। हमने कभी भी अपने आप को पॉजिटिव साइड में पुश नहीं किया है। तो अगर डेफिनेशन देखें हेल्दी ब्रेन, हम बोल सकते हैं कि पर्सन जिसका कोई भी बीमारी ना हो, जिसका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छा रहे, जो WHO ने रिसेंटली ऐड किया है। लेकिन अभी लोग ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिव की तरफ भी जाना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ बट ऑल्सो बिकम मोर हेल्दी। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर रमन, आप एक अच्छा वाक्य शेयर कर रही थी अपने स्टूडेंट ईयर्स का कि लंग्स अगर पिंक हैं तो हेल्दी हैं और टार अगर हो जाए, ब्लैक हो जाए तो अनहेल्दी। क्या ब्रेन को देखकर भी ऐसा कुछ कह सकते हैं? हाँ, जैसा आपने बताया, 2-2.5 दशक पहले की बात है। हम किताबों में पढ़ते थे कि जो फेफड़े हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और जब हमने पहली बार देखा वो तो पूरा ब्लैक है। जब हमने मिसमैच के बारे में उस समय अपने टीचर से पूछा तो पाया गया कि जो स्मोकर्स के लंग्स हैं, टार की वजह से, जैसे आपने बोला, काले हो जाते हैं। नाउ ब्रेन में अगर आप एक पैमाना पूछेंगे कि क्या देख के, सुपरफिशियल इंस्पेक्ट करके आप बता पाएंगे कि ये हेल्दी ब्रेन है या नहीं? हाँ, कुछ मापदंड हैं, जैसे थोड़ी सिकुड़न कई बार एजिंग के साथ हो जाती है, कई बार कुछ बीमार ब्रेन सुपरफिशियली दिख जाते हैं, पर कोई एक ऐसा यार्ड स्टिक, कोई एक ऐसा पैमाना, कोई एक ऐसा सिंपल ब्लड टेस्ट, लैब टेस्ट या इमेजिंग नहीं है जो कि आपको डिक्लेयर कर दे या घोषित कर दे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पर हैविंग सेड दैट, एक आखिरी चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि एक इनडायरेक्ट पैमाना है, वो लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट या MRI ना भी हो, हमारे ब्रेन का एक्सप्रेशन, हमारा बिहेवियर है, हमारे इमोशंस हैं और हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, दे कैन बी वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ ब्रेन हेल्थ। जी डॉक्टर, बात जब हम कहते हैं कि ब्रेन हेल्दी है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, लेकिन क्या अगर बॉडी में कुछ और समस्याएं हैं, किसी और ऑर्गन में कुछ समस्या है, जैसे हमारे दिल से जुड़ी कोई समस्या है या पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो क्या उसका असर हमारे दिमाग पर होता है? क्या वो दिमाग की सेहत को असर करेगा? ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, रिसेंटली बहुत सारा रिसर्च इसमें हो रहा है। अब अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन। ये नहीं है कि ब्रेन एक आइसोलेटेड ऑर्गन है। अभी ये एस्टेब्लिश कर दिया कि देयर इज ए ब्रेन हार्ट एक्सेस। तो जो भी बीमारियां हार्ट में हो सकती है वो ब्रेन में भी हो सकती है, क्योंकि हार्ट ही ब्लड सप्लाई कर रहा है ब्रेन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ब्रेन देखें, इट इज़ अ वेरी इंटेंसिव ऑर्गन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स CPU। 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाता है बॉडी का, और जब आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन भी यूटिलाइज कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब हमें अगर ब्रेन की बीमारी से बचना है तो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जाननी होंगी। बिल्कुल। तो क्या है प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी? देखिए, प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज बहुत सारा है, बट अगर देखें तो जनरल लाइफ जो हेल्थ एक्टिविटीज़ है, दैट ऑल्सो अप्लाई टू ब्रेन। आई कैन एन्यूमरेट कुछ मैं बता सकता हूँ। एक तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट स्लीप। स्लीप इन द रिसेंट टाइम्स हैज कम अप एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर ऑल डिजीजेस। स्लीप एक ऐसा चीज़ है, नॉट ओनली इट्स फॉर रीबूटिंग बट इट्स ऑल्सो फॉर कंसोलिडेटिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज। इट इज़ ऑल्सो टू वॉश आउट ऑल द टॉक्सिन्स, and it has been shown that if you have good sleep you can prevent lot of diseases including cancer. हार्ट एंड स्ट्रोक तो है ही है, लेकिन कैंसर भी अवॉइड हो सकता है। ये रिसेंट एडवांसेस, रिसेंट स्टडीज में दिखाया गया। और एक पॉइंट और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि अच्छी नींद जो है, आप अलार्म से ना उसको डिस्टर्ब करें। देखिए, हमारे नींद में ना साइकिल्स होती हैं। एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है जो डीप स्लीप बोलते हैं। रैपिड आई मूवमेंट हो जहाँ पे हमारा पुतलियाँ हिलती रहती है, उसमें हमारे ड्रीम्स आती हैं। सो इन दोनों का एक नेचुरल साइकिल होता है। अंदर एक हमारा हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। एक पीनियल ग्लैंड है पीछे के हिसाब से, यहाँ से सेक्रेट होती है। अब इसके वजह से ये साइकिल नॉर्मली मेंटेन होती है। तो सही यही रहेगा कि जब हम सवेरे उठते हैं, हम डीप स्लीप से लाइट स्लीप में आते हैं, REM स्लीप में आते हैं, उसके बाद नेचुरली हमें अपने आप उठना चाहिए। तो हमें ये साइकिल मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए nowadays they say that waking up without alarm is much more healthier. पर कितने नोट कर लें तो बिना अलार्म के उठना है। बिल्कुल। पर कितने घंटे की नींद होनी चाहिए जिसको हम गुड स्लीप कह सकते हैं? देखिए, it has been shown that somewhere around 6 to 8 hours is very good. Studies have shown that if you sleep excessively, again that is bad. That can lead to diseases. If you sleep less, that is again is very bad. So you need to maintain that ऑप्टिमम स्लीप। एंड स्टडीज ने ये भी दिखाया कि आपको एक पावर नैप आफ्टरनून में, मान लीजिए 20 मिनट का ले लिया, 15 मिनट का ले लिया इन द आफ्टरनून, दैट आल्सो इज वेरी वेरी। तो बैलेंस स्लीप जरूरी है, रात को 6 to 8 आवर्स, और फिर पावर नैप दिन में।
बट डॉक्टर रमन, जैसे मेंटल हेल्थ में हम सोचते हैं ब्रेन हमारे थॉट्स जनरेट कर रहा है, लेकिन इमोशनल हेल्थ भी ज़रूरी है। क्या इमोशंस भी ब्रेन से ही जनरेट होते हैं? बिल्कुल, ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, सारंगी हो, वीणा हो, वो म्यूज़िक तभी अच्छा बजा सकता है जब उसकी ट्यूनिंग अच्छी है। ऐसे ही जो हमारा माइंड है, जिसमें हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे हायर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं और हमारा डिसीजन मेकिंग है, और उस डिसीजन को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, मेंटल प्रोसेसेस, वो ब्रेन रूपी इंस्ट्रूमेंट से ही उत्पन्न होते हैं। और अगर उस इंस्ट्रूमेंट का हमने देखभाल ठीक से नहीं किया तो हम अच्छी मेंटल हेल्थ की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रोफेसर शरत ने बताया कि अच्छी नींद ज़रूरी है। अब मैं अक्सर आम भाषा में इसे बोलती हूँ कि नींद नगर पालिका के कूड़े के ट्रक जैसी है। अच्छा। अगर किसी दिन आपकी अच्छी नींद नहीं हुई, इसका मतलब आज नगर पालिका का कूड़े वाला नहीं आया है। और अगर ऐसा कुछ दिन चलता रहा तो जैसा आपके घर की हालत होती है कूड़ा जमा होने से, एक तरह से ब्रेन भी आपका इल हेल्थ में चला जाता है, वो एक बीमार ब्रेन है। और स्लीप के बहुत सारे फायदे इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी हैं। जिस दिन अच्छी नींद रहती है, अगले दिन के तनाव आसान हो जाते हैं और इरिटेबल मूड नहीं रहता। कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमारी जो सोशल लाइफ है वो कैसे रोल प्ले करती है हमारी ब्रेन हेल्थ पर? जी, ये सारी एक्टिविटीज हैव बीन शोन टू एनहांस ब्रेन हेल्थ। सो सोशलाइजिंग इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हैज़ बीन शोन कि अगर आप सोशलाइजेशन करेंगे तो आपका ब्रेन हेल्थ काफ़ी कुछ उससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसी तरह बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ है जो विच यू कैन प्लान आउट। खान पान की बात करें तो डॉक्टर साहब? जी, खान पान में देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए बैलेंस डाइट। आजकल ये दिखाया जा रहा है कि यू शुड ट्राई टू रिड्यूस द मीट कंजम्पशन एंड इंक्रीज मोर ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट, बिकॉज मीट में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम गट बायोम बोलते हैं। इससे आजकल दिखाया गया कि इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो अब जब मीट कंजम्पशन करते हैं, ये अच्छी बैक्टीरिया जो है ये ख़त्म हो जाती है। So you have more of toxic bacteria. Similarly, when you eat meat, there could be pollutants, उसमें डायोक्सिन्स होती हैं। प्लस हमारे मीट प्रिपरेशंस पता, बहुत सारा तेल लगा के प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब हम प्लांट बेस्ड डाइट सोचते हैं, अक्सर इंडियंस ये सोचते हैं कि हमारा प्लांट वेजिटेरियन का मतलब है कि आप कुछ आलू प्याज सब्जी और रोटी ले लें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ए वेरी हाई स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट, सो दैट आपकी जितनी भी न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट्स वो सारा कुछ। तो प्लांट बेस्ड डाइट पे हमें फोकस करना होगा। लेकिन डॉक्टर रमन, कई बार हमने देखा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आज इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, बड़ी नर्वसनेस हो जाती है, या मान लो कैमरा ही फेस करना हो तब भी, तो तब दिमाग में क्या चलता है कि इतनी एंग्जाइटी हो जाए, कैसे दिमाग को काम करें? सो एंग्जाइटी एक ऐसे दिमाग की तरह है जो नज़र भी नहीं आता है और धीरे धीरे एनर्जी को सक करता है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वेस्टेज होती है अगर एंग्जाइटी में इंसान हर समय ग्रसित रह रहा है, और ये प्रोडक्टिव एंग्जाइटी नहीं रहती है, ये आपकी एनर्जी को आपसे दूर करती है। अगर इंटरव्यू में स्पेशली, जैसे आप बता रहे हैं, सोशल एंग्जाइटी है, स्टेज एंग्जाइटी है, या फिर कोई मेजर इंटरव्यू है, उसमें अगर एंग्जाइटी रह रही है, तो जनरल गुड ब्रेन स्ट्रेटजीज़ के बिना एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि नएपन को कम करने के लिए डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर रिहर्सल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस भी है। अगर आप मेन इंटरव्यू देने से पहले 5-7 मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं, प्रेफरेबली विद अ सीनियर पर्सन, मे बी योर ओल्ड प्रिंसिपल, मे बी योर सीनियर मेंटर्स, डू अ सेम सिचुएशन, सेम ड्रेस अप, सिमिलर मिमिकिंग द रियल लाइफ, तो जिस दिन आप रियल इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपका ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते डॉक्टर शरत, कई बार विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, कोई और विटामिन की डिफिशिएंसी, क्या अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स भी लें? देखिए, आइडियली अगर आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट लें तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल खान पान में ये है कि वी डोंट गेट ए वेल बैलेंस्ड डाइट, इधर वी हैव जंक फूड या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एक्सेस है, फ्राइड फ्रूट्स है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल अगर वेजिटेरियंस हैं तो ये ज़रूरी है कि विटामिन B12 लेवल्स करा दें, क्योंकि इसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है।
सिमिलरली कैल्शियम एंड विटामिन D3, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बहुत सारा धूप मिलता है, हम सबको एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 20 मिनट धूप में चले जाइए ताकि आपका एडिक्वेट विटामिन डी हो जाए, लेकिन बहुत लोग शायद नहीं जा पाते हैं, इसलिए अपना विटामिन D3 करा लीजिए। अगर कम है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। ये कह के मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे थे कि आजकल एक न्यूट्रा केमिकल्स आ रही है या न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल्स आ रही है, जहाँ पे ये सारी सप्लीमेंट्स का एक इंडस्ट्री बन रहा है। Okay. समटाइम्स ए पर्सन कैन गेट पैरानॉइड, Yes. वो सोचेंगे मैं ये भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, 10-15 तो ये अवॉइड करें। बेस्ट है कि मोस्ट एसेंशियल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आई वुड एडवाइज समथिंग लाइक विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B12। लेकिन अगेन वंस अगेन अगर आप अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे, Right. अच्छा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब एक अच्छी बैलेंस डाइट बनाए जी। तो यूजुअली यू डोंट रिक्वायर दिस। जी, और कोई भी दवा हो या इवन न्यूट्रोस्यूटिकल सप्लीमेंट तो डॉक्टरी सलाह से ही लें। आज कार्यक्रम में आके ब्रेन हेल्थ पर हमें जानकारी देने के लिए डॉक्टर रमनदीप आपका, डॉक्टर शरद चंद्र आपका बहुत बहुत आभार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग द मॉडल एज वेल। थैंक यू वेरी मच।